Assalamu alaikum, dear learners. Today our topic is case study method. आज का हमारा मौजू है केस स्टडी मेथड. डियर स्टूडेंट्स, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं. जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे हमने डिस्कस किया है, राइट. तो आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. लेकिन शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी इस एजुकेशनल साइकोलॉजी की अहमियत क्या है इस एजुकेशन फील्ड में, राइट. क्योंकि मैंने पहले ही कहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इन्हें साइकोलॉजी को अप्लाई करना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो अगर हम अहमियत की बात करेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी की अहमियत कितनी है हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो होती है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई करेंगे, अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ओब्वियसली जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आएंगे. थोड़ा अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की अहमियत क्या है. जो नंबर फर्स्ट है वो है नॉलेज ऑफ इनेट नेचर. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है ये जो बच्चा है जब ये जन्म लेता है उसके अंदर इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नेचुरल अर्जेस होते हैं, इनबॉर्न टेंडेंसीज़ होते हैं, प्रोपेंजेंटीज़ होती है, पोटेंशियलिटीज़ होती है, या जिसको हम कहते हैं इनेट पावर्स होते हैं. यानी अल्लाह ताला ने इसको बहुत सारी क्वालिटीज़ दी है, या हम उनको प्राइम मूवर्स भी कहते हैं. अब अगर ये जो अगर टीचर ठीक होगा, ठीक मीन्स अगर टीचर के पास वो साइकोलॉजी की नॉलेज है कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है, ये जो उसके अंदर जो बिहेवियर है, मैंने भी कहा नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, अर्जेस हैं, पोटेंशियलिटीज़ हैं, इनेट क्वालिटीज़ हैं, उसको कैसे डेवलप करना है. तो ओब्वियसली अगर टीचर के पास ये नॉलेज है एजुकेशनल साइकोलॉजी, बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, असल में बच्चों को रीड करना है. पहले बच्चों को नहीं पढ़ा, एक्चुअली बच्चों को रीड करना है. तो ओब्वियसली ये जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर भी अच्छे से मॉडिफाई होगा. तो अगर हम बात हो रही है अहमियत की, खुदा न खास्ता अगर किसी टीचर के पास वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो ओब्वियसली क्या होगा, ये जो बच्चे के अंदर ये जो बिहेवियर है तो ये अच्छे से मॉडिफाई नहीं हो सकता है, राइट. तो उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंस है वो है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. जैसे कि मैंने कल भी कहा है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, कोई भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते हैं, राइट. तो इंडिविजुअल डिफरेंस में मैंने भी कहा नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. Individuals differ in age, capacities, capabilities, propensities, potentialities, abilities, aptitudes, achievements, interests, motives, and many other traits. तो अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर के पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है तो ओब्वियसली वो वहाँ पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है बच्चों में, इंडिविजुअल्स में, पर्सनस में, तो ओब्वियसली बच्चों का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छे से मॉडिफाई होगा बनिस्बत उस टीचर जिसके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है. तो उससे बच्चों में वो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होगी. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नॉलेज ऑफ बिहेवियर, नॉलेज ऑफ लर्निंग, knowledge of unconscious mind, knowledge of mental hygiene, knowledge and one's own job, knowledge of guidance, improvement in teacher-taught relationship. Dear students, basically the teacher-taught relationship is psychological
Educational psychology helps the teacher and the head of an institution in maintaining cordial relations with their students. It helps the teachers in treating their pupils with sympathy and understanding. Their students, he assists and cooperates in the students' participation in group activities, right? Yeah, improvement in discipline, improvement in teaching methods. These are some pointers which shows the significance of educational psychology, right? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. डियर स्टूडेंट्स, psychology, as we have already pointed out, is a science of behavior and experience of the individual in relation to environment. Educational psychology is the scientific study of the behavior of the learner in relation to his educational environment. Behavior in all aspects can be studied scientifically through a single technique or approach known as observation. This leads us to simple conclusion that observation may be regarded as the only method or technique for conducting studies of behavior. This single technique or approach give rise to several methods or approaches depending upon the conditions in which observations have to be recorded, the procedure adopted and tools used. So dear students, what is the meaning of methods? The teaching method implies the system that we adopt in gaining knowledge of truth, right? या मैं ऐसा कहूँगा, method is a way of doing something, system of procedure, orderliness, conscious, regularity, etc. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे पास दो मेथड्स हैं, यानी हमारे सिलेबस में दो मेथड्स हैं. नंबर फर्स्ट है केस स्टडी मेथड और नंबर नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केस स्टडी मेथड, राइट? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हमने साइकोलॉजी को अप्लाई करना है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम इसको कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी बच्चों के अंदर जो डिफरेंट एंग्जाइटीज़ होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक टीचर इसको कैसे दूर कर सकता है, या एक टीचर की इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होगी, ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो आज हम बात करेंगे केस स्टडी मेथड की, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, डे बाय डे educational psychology has adopted the use of a number of investigative methods for understanding and analysis of human behavior. Case study is one of these methods which is being used particularly by clinical psychologists for the diagnosis and treatment of behavioral disorders. Case study involves making observation for a considerable period of time to trace the cause and development of a particular behavior pattern. Dear students, case study method actually has been borrowed from medicine, and it has got special implications in the study of problematic children and in the treatment of abnormal. In case study, case history method, attempt is made to understand and analyze the life history of the person from birth to the present moment with an aim to gather information about the person. डियर स्टूडेंट, थोड़ा हम बात करेंगे केस स्टडी मेथड की,
چونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ جو کیس اسٹڈی میتھڈ ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں، رائٹ، یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم کیس اسٹڈی میتھڈ کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیس اسٹڈی میتھڈ سے ہم مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ بچے جن میں بیہیویئرل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، یعنی جن کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ان میں وہ کچھ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس پرابلم کو، اس بیہیویئر کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی پرابلم کا یعنی سلوشن بھی نکالنا ہے۔ تو یہ جو کچھ بچے جن میں بیہیویئرل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، ہم نے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے بعد کیسے ہم کیس اسٹڈی میتھڈ کے ذریعے اس کو ہم ادروائز سے وہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے، رائٹ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، case study method is generally used in case of persons suffering from behavior disturbances. It is used to reconstruct the development history of an individual for the purpose of determining conditions influencing his behavior. Dear learners, in case study method, the history of the person is traced and significant events of the life are noted. In this method, an attempt is made to examine carefully the individual's past to discover the causes of present motives and actions, right? This method helps in the interpretation of our present life with the help of past events, right? تو کیس اسٹڈی کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نے کسی بچے میں بیہیویئرل ڈس آرڈرس پایا ہے تو ہم اس کو کیسے اس کی ہم کیسے ہیلپ کریں گے، چونکہ یعنی اس کا نام ہی کیس اسٹڈی میتھڈ، تو ہم نے جو یہ پورا کیس ہے ہم نے اس کی جانچ کرنی ہے۔ یعنی سپوز کسی بیہیویئر میں ان ادر ورڈس آئی کین سے کوئی بچہ ایسا ہے جو بالکل وہ بریکنگ آف تھنگس کرتا ہے، اس میں اینگری زیادہ رہتا ہے، یا وہ چیزیں توڑ دیتا ہے، یا وہ کوئی اور ادر ایکٹیویٹی کرتا ہے جو کہ نارمل بچوں سے ڈفرینٹ ہے، رائٹ۔ تو ہم نے پہلے اس کو پک اپ کیا، نہیں اس بچے میں بیہیویئرل ڈس آرڈر ہے، رائٹ۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کیس اسٹڈی کے میتھڈ کے ذریعے ہم نے پہلے اس کا جو پاسٹ ہے، اس کی جو پاسٹ ہسٹری ہے، ہم نے وہ چیک کرنی ہے، کیوں اس بچے میں یہ بیہیویئرل ڈس آرڈر ہوا ہے۔ تو کیس اسٹڈی میتھڈ کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا جو بالکل ہم اس کا انالیسس کریں گے، یعنی پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ پاسٹ میں اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کیوں ہوا، کیا آیا ہے جس سے اس میں یہ بیہیویئرل ڈس آرڈرس ہوئے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم میننگ آف کیس اسٹڈی کو دیکھیں گے تو سمپلی کیس اسٹڈی مینز سسٹمیٹک، complete and intensive study of the people, his family background, his physical, intellectual, emotional, social, academic, psychological and biographical history. It is fairly extensive study of a person or a group for diagnosing and interpreting his behavior or conduct. Case study method is a method of behavior investigating in which attempts are made to study the behavior of an individual in all essential aspects by analyzing the past record, present position, and future possibilities concerning his felt problem and guidance programs to attain better adjustment for him. Dear students, in the words of Crow and Crow, a case history includes the past history of an individual or child as well as his present status. It is usually limited in its application to attempt solutions of serious learners' deficiencies. جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کیس اسٹڈی کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے بچے کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے، ہم نے بچے کو
कंप्लीट सिस्टमेटिक एंड इंटेंसिव स्टडी करना है, यानी उसका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका जो फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसको भी हमने स्टडी करना है। और थ्रू डिफरेंट स्टडीज़ और लास्ट पे हमने देखना है ये जो उसका सोल्यूशन क्या है, उसमें ये जो सीरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर है या डिफिशेंसीज़ है, लर्नर्स में जो कुछ डिफिशेंसीज़ है, तो हमने उसका कैसे मतलब सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ केस स्टडी मेथड। अब डियर स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी मेथड में कुछ स्टेप्स भी होते हैं, यानी स्टेप्स इन्वॉल्व इन केस स्टडी मेथड। जो फर्स्ट यानी स्टेप्स मीन्स कैसे हम एक चाइल्ड को या एक इंडिविजुअल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट है लोकेशन ऑफ द केस, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद नंबर थर्ड है कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स एंड कम्युनिटी, राइट। उसके बाद नंबर जो फोर्थ है दैट इज एनालिसिस ऑफ डाटा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैजुअल फैक्टर्स एज अ बेसिस फॉर रिमीडियल ट्रीटमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है रिमूविंग द कॉजेज, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिमीडियल और एडजस्टमेंट मेजर्स। और जो लास्ट है दैट इज फॉलो अप द केस टू डिटरमाइन द रिमीडियल और एडजस्टमेंट मेजर्स अप्लाइड, right. So dear students, this is all about case study method. Thank you. Have a nice day.